So we have around now 22 participants. So welcome everyone. I would like to thank all of you for joining us today. It is a webinar on a very interesting topic, and that is the labor. And also we are going to tell you something about the diet. What diet you should take to boost up your immunity, especially when now so much of COVID and pandemic is going on. So everybody is worried what is happening. So we can help everyone with a good diet. Now, pregnancy is a very special time, and during this time, the 9 months they just flew away. They just fly past. We are not worried because we have mixed batch of audience. So I will be speaking lot of Hindi and English both. जब प्रेगनेंसी का टाइम जा रहा होता है, चल रही होती है, तो हमें शुरू के 3 मंथ्स हमें बहुत चिंता हो रही होती है कि क्या हो रहा है. उसके बाद हमें बीच का टाइम आता है जो बहुत अच्छा टाइम होता है और कुछ पता नहीं चलता है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, एंड देन सडनली द थर्ड ट्राइमेस्टर कम्स. उस समय जो मैक्सिमम लोगों को डर होता है वो ये होता है कि अब ये प्रेगनेंसी तो आराम से निकल गई, पर अब हमारी लेबर कैसे जाएगी, इस समय पेन होगा, क्या मेडिसिन हमें दी जाएंगी. सो वो सारा फियर हटाने के लिए हमने ये वाला वेबिनार रखा हुआ है. नॉर्मली जब पेंडेमिक नहीं था, एट आवर सेंटर वी डू रेगुलर पेरेंट क्राफ्ट क्लासेस एवरी मंथ, और हम ये सब पेरेंट्स को, गोइंग टू बी पेरेंट्स को ये सारा कुछ सिखाते हैं. पर नाउ बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक I thought it is not fair on the pregnant women to be devoid of that experience, so we are doing this webinar. Now let me just start with it because the rest people will keep on joining. Pregnancy is a very beautiful journey, we all know that. पर जब प्रेगनेंसी होती है तो बेबी हमारी बॉडी में कैसे लाई कर रहा होता है, बिकॉज द लेबर, आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, द लेबर किस तरह से जाने वाली है वो डिपेंड करता है सबसे पहले कि आपके बेबी का लाई कैसा है आपके यूट्रस में. सो द लाई कैन बी आइदर, these are different fetal presentation. So this is the vertical lie, means the baby is lying straight inside your uterus. Now this can be either head down, which is known as cephalic, or it could be either a transverse lie. आप देख रहे हो इसमें कि बेबी जो है, ये यूट्रस है आपका, जो वूम्ब है, इसमें बेबी ट्रांसवर्सली लाई कर रहा है. दिस इज द ट्रांसवर्स लाई. जो मैंने पहले आपको कैफलिक लाई और लॉन्जिट्यूडनल लाई दिखाया था, इसमें बेबी यूट्रस की लॉन्गेस्ट डायमेंशन में स्ट्रेट लेटा हुआ है. Then comes the oblique lie, कि ये अगर यूट्रस है तो बेबी इज लाइंग लाइक दिस इन एन ओब्लिक डायमीटर. The most common two presentations are cephalic. Cephalic is the head in the medical language, हम उसको cephalic बोलते हैं. So this is the head, and अगर हेड आपकी वेजाइना की तरफ है, मीन्स लोअर डाउन द यूट्रस है, उसको हम कैफलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं. अगर हेड यूट्रस में ऊपर की तरफ है, मतलब आपके अम्बलाइकस के पास है, तो हम उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं. नाउ द मोड ऑफ डिलीवरी विल डिपेंड ऑन हाउ योर बेबी इज लाइंग इनसाइड योर यूट्रस. अगर बेबी ब्रीच है या ओब्लीक है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, या ट्रांसवर्स लाई है, ऐसे टेढ़ा है, तो आप देख सकते हो कि अगर बेबी ऐसे लेटा हुआ है तो ये बाहर कैसे निकलेगा. तो इस कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल. सो ये एक कंडीशन होती है जिसमें हम हमेशा सिजेरियन करते हैं. सो टाइप ऑफ डिलीवरीज कैन बी आइदर अ वेजाइनल डिलीवरी, जो वेजाइना से होता है, या अगर हम वेजाइना से पॉसिबल नहीं है तो हम टमी पर कट देके बेबी को निकालते हैं, उसको हम सिजेरियन डिलीवरी बोलते हैं. सो योर डॉक्टर बाय द एंड ऑफ 36-37 वीक्स, हम आपको सबको पता होगा कि प्रेगनेंसीज को हम वीक्स में काउंट करते हैं, टोटल 40 वीक्स होते हैं. सो योर डॉक्टर बाय द एंड ऑफ 37 वीक्स शुड बी एबल टू टेल यू कि आपकी वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है कि नहीं है. देयर आर फ्यू कंडीशंस जिसमें वेजाइनल डिलीवरी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अगर आपके बेबी की लाई एबनॉर्मल है, मतलब एबनॉर्मल लाई है, बेबी इज नॉर्मल, पर वो जिस पोजीशन में लेटा हुआ है बेबी, उसमें वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, जैसे कि ब्रीच, और ब्रीच मतलब हेड ऊपर, या कई बार क्या होता है कि आप और होती है प्लेसेंटा, वो
बेबी, जब बेबी का डिलीवरी पैसेज जो है उसके ऊपर होती है, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। तो अगर वो यहाँ पे अगर आपकी बेबी की ऑल है या प्लेसेंटा है तो भी आपने वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। तो इन कंडीशंस में हम सीधे ही सिजेरियन पे मूव कर जाते हैं। नाउ व्हाट इज लेबर? लेबर से हम क्यों डरते हैं और इसका नाम लेबर क्यों रखा गया? लेबर इज एनी हार्ड वर्क, इजंट इट? सो लेबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो डिलीवरी वाला टाइम है, इट इज लाइक अ लेबर डन बाय द मदर, इट इज लाइक अ हार्ड वर्क डन बाय द मदर। सो जब अगर हम मान के चलते हैं कि आपके 37 वीक्स हो गए, 37 वीक्स के बाद आप कभी भी लेबर में जा सकते हो। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ गिविंग चाइल्ड बर्थ। जो लास्ट का 1 महीना होता है 36 टू डिलीवरी वाला टाइम, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि कई बार जो यूट्रस है, जो लोग अभी एडवांस स्टेज में है, दे मस्ट बी नोटिंग कि जो यूट्रस है वो बीच बीच में टाइट होता रहता है और रिलैक्स होता रहता है। इसको हम बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। नाउ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस जो है, ये कॉन्ट्रैक्शंस आगे जाकर यही लेबर पेन्स बन जाते हैं। पर नॉर्मली जब ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होते हैं तो उस समय उनमें पेन नहीं होता, सिर्फ आपका यूट्रस टाइट होता है। लास्ट के मंथ्स में एक चीज आप सबने सुनी होगी, दैट इज नोन एज द फॉल्स लेबर। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, जो यूट्रस की टाइटनिंग है वो इरेगुलर होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती नहीं है, कम हो सकती है पर बढ़ती नहीं जाती है। इसके साथ जो बेबी का जो डिलीवरी पैसेज है, उसका जो माउथ है वो ओपन नहीं होता, और पैरासीटामोल या कुछ सिडेशन लेने से ये खत्म हो जाता है, और इसका जो पेन है वो सिर्फ लोअर एब्डोमेन में रहता है। दिस इज द फॉल्स लेबर पेन। जो ट्रू लेबर पेन्स है वो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। शुरू में वो थोड़ा लेट आ सकते हैं, जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्शन आया, उसके बाद सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन आधे घंटे बाद आ रहा है। धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, and they start coming very frequently after 7 minutes, 8 minutes, and वो around 30-40 seconds के लिए रहते हैं। इनके साथ साथ आपका जो बर्थ कैनाल है वो भी डायलेट होनी शुरू हो जाती है, सर्विक्स स्टार्ट्स डायलेटिंग। इसको पैरासीटामोल या सिडेशन से हम खत्म नहीं कर सकते हैं, और ये वाला पेन जो है पीठ की तरफ भी जाता है और थाइस की तरफ भी जाता है, और कुछ लोगों में वाटर बैग भी रप्चर हो जाता है। So the signs of true labor will be, एक तो उस तरह के लेबर पेन जैसे मैंने आपको समझाया, इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी। सेकेंड, कई लोगों का वाटर बैग रप्चर हो जाता है। मीन्स आपको पता होगा कि जब बेबी हमारे यूट्रस में होता है तो उसके अराउंड मेम्ब्रेन्स होती है, और उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसको हम वाटर अराउंड द बेबी बोलते हैं। तो ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स जो है ये ओपन अप हो जाती है, और उससे वाटर लीक होना शुरू हो जाता है। जब आपके कपड़े गीले हो जाए, सपोज आप 37 वीक्स हो या कभी भी प्रेगनेंसी, तो देयर कैन बी टू थिंग्स। देयर कैन बी आइदर इट इज कि आपका वाटर बैग रप्चर हो गया है, या ये हो सकता है कि आपका यूरिन लीक हो गया। बिलीव मी, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कई बार खांसी करने से, छींकने से यूरिन लीक हो जाता है, तो उसके लिए पैनिक नहीं करना है। अगर आपके कपड़े गीले हो गए हैं और आपको पेन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, और जो कलर है वो यूरिन जैसा है, तो आप अपने क्लोथ्स चेंज कर लो, एक पैड लगा लो। अगर तो वाटर बैग रप्चर हुआ होगा, फिर तो वो पैड भी गीला हो जाएगा और कंटिन्यूअस लीकेज होती रहेगी। पर अगर कोई यूरिनरी लीकेज था तो वो बार बार नहीं होगा। दूसरा, अनदर साइन ऑफ लेबर इज शो, दैट इज द ब्लीडिंग। वो कुछ लोगों में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो अगर न्यूक्लियस मिक्स ब्लड आता है, या अगर ब्लीडिंग कभी भी प्रेगनेंसी में होती है, तो आपको अपने डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। So premature labor is the labor which comes before the 37 completed weeks of gestation. वैसे एक चीज होती है प्रोलॉन्ग लेबर। अगर 24 घंटे से ज्यादा प्राइमरी ग्रेविडा मतलब जिसकी पहली प्रेगनेंसी है, अगर उसमें लेबर पेन 24 घंटे से ज्यादा रह रहे हैं, या जिनकी सेकेंड या मोर टाइम प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो उनको मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। उनमें 16 घंटे से ज्यादा अगर लेबर पेन्स रहते हैं तो उसको प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। सो अगर आपके मान लिया कि आपका टाइम पूरा है और आपके ट्रू लेबर पेन शुरू हो गए हैं, सो फिर क्या होता है प्रोसेस? एक तो प्रेगनेंसी में टुवर्ड्स द एंड बहुत केयरफुल होना जरूरी है। आपके डॉक्टर के साथ आपका डायरेक्ट टच में रहना बहुत जरूरी है। आपके पास उनका फोन नंबर होना चाहिए। अगर वो अपने फोन नंबर, वैसे तो ऑल माय पेशेंट्स में हैव देयर माय डायरेक्ट फोन नंबर, पर अगर आपकी डॉक्टर आपका फोन नंबर नहीं लेना चाहते, तो फिर आप उनसे पूछोगे कि मैम, अगर
मैं लेबर में जाती हूँ तो नीड टू कॉन्टैक्ट, तो आपके पास एक इमरजेंसी नंबर जरूर होना चाहिए जिससे कि लेबर जब भी शुरू हो तो आप पैनिक ना करो और अपने डॉक्टर के साथ टच में आओ। लेबर कैन स्टार्ट एनी टाइम, रात के 2 बजे भी हो सकती है, सुबह 6 बजे भी हो सकती है, तो वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि जो कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो वो पिक कर सके। सेकेंडली, आपको 35-36 वीक्स तक ये डिसाइड कर लेना बहुत जरूरी है कि आप डिलीवरी कौन से हॉस्पिटल में कराना चाहते हो, वहां पर क्या फैसिलिटीज हैं, और जब आपकी लेबर पेन शुरू होगा तो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होगा और आपको कहाँ जाना है। एक बार वहां पर विजिट कर लेना हमेशा बेटर रहता है, जिससे कि आपके मन में एंजाइटी ना हो और आपके पार्टनर के मन में भी एंजाइटी ना हो कि आप क्या करना है। So fine, if you have sorted all these things out, then we come to the onset of labor. Onset of labor हम कब बोलते हैं, जब हमारे कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर आ रहे होते हैं और उसके साथ सर्विक्स जो यूट्रस का माउथ है, कैन यू सी दिस फिगर, ये यूट्रस है और इसका माउथ है जिसकी ओपनिंग को हम सर्विक्स कहते हैं और वहां से वेजाइना में ओपन होता है। तो जिन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ सर्विक्स में भी चेंजेस हो रहे होते हैं उनको हम ट्रू लेबर बोलते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि लेबर पेन शुरू हो रहे हैं। तो जब आप सबसे पहले हॉस्पिटल आओगे तो वहां पर जो नर्स है, जो भी आपके साथ जिसको रहना है, जैसे जो हमारे पेशेंट्स लॉग्ड इन है उनको पता है, उनके पास सबके पास हमारे नंबर्स हैं और मेरी टीम के नंबर है। सो द मोमेंट जैसे ही आप हॉस्पिटल के लिए निकलते हो आप हमें इन्फॉर्म करते हो, we make the bed and everything ready for you and one of our team members are there to receive you. आप वहां पहुंच जाते हो तो वहां पे सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर पल्स लिया जाएगा, टेम्परेचर चेक किया जाएगा, आपको सबसे पहले बेड दे दिया जाएगा, आपको लाइनों में नहीं खड़ा होना चाहिए और ना ही ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि आप लाइन में खड़े होकर पहले अपना एडमिशन बना रहे हो। द आइडियल लेबर प्लेस शुड बी कि जहां और जैसे ही मदर को पेन शुरू हुए सबसे पहले वो हॉस्पिटल जाए, वहां पे ऑलरेडी दे नो कि यू आर कमिंग, वहां पे आपका बेड रेडी है, आपको आपके बेड पे लेटाया जाए, सबसे पहले फीटल हार्ट चेक कर लिया जाए, फिर आपके बेसलाइन असेसमेंट करके और फिर आपको एडमिशन के पेपर्स दिए जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है फॉल्स लेबर पेन्स होते हैं और आपको फिर वापस घर जाना पड़ता है, तो एडमिशन प्रोसेस पूरा करिए और फिर वो कैंसिल करना इज अ बिग हैसल एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। सो द एम शुड बी फर्स्ट टू मेक यू कंफर्टेबल, to check for your and baby safety and then admission formalities बाद में होती रहेंगी। ये ज्यादातर आप लोग ने ये देखा होगा, हमारे सेंटर पे देखा होगा कि जिनकी भी प्रेगनेंसी 30 वीक्स के बाद उनका हम एनएसटी करते हैं, दिस इज कार्डियोग्राम। ये 10 मिनट्स का चार्ट होता है जिसमें बेबी के हार्ट बीट को मॉनिटर किया जाता है और इससे हमें ये पता चलता है कि बेबी का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज गुड एंड बेबी इज हेल्दी नॉट ओनली फ्रॉम द हार्ट बट आल्सो फ्रॉम द ब्रेन। तो जैसे आप बेबी रूम में जाते हो आपके ये सीटीजी मशीन लगा दी जाती है, टोटली पेनलेस थिंग, ये ट्रांसड्यूसर होता है अल्ट्रासाउंड के प्रोब जैसा, उसको आपके टमी पे लगा देते हैं और उससे बेबी की हार्ट बीट की मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है और कंटिन्यूस थ्रू आउट द लेबर ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रहती है, जिससे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, बेबी की हार्ट बीट फॉल करती है या बेबी को कोई डिस्ट्रेस होता है तो वो हमारे साथ आप भी देखते हो, आपको भी पता चलता है। द एम इज दैट कि पेरेंट्स should be equally involved in the decision making. उनको ये नहीं, उनको left out फील नहीं होना चाहिए। When I was doing my MD उस समय ये CTG मशीन वगैरह नहीं होती थी तो हम स्टेथोस्कोप से सुनते थे, तो हम डिसाइड करते थे कि हाँ हार्ट बीट कम होगी और फिर हम बताते थे पेरेंट्स को कि देखो हार्ट बीट कम होगी तो हमें इमरजेंसी डिलीवरी करनी पड़ी है या इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ा है। और जब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चल रही होती है तो आप भी इसमें देखते हो कि बेबी की हार्ट बीट कम हो रही है कि नहीं। नॉर्मली जो हार्ट रेट होता है बेबी का वो 110 to 150 to 160 होता है। So the normal range is this. So you can see this baby is having a beautiful heart rate. और बीच में ये एक्सेलरेशंस आ रहे हैं, तो 10 मिनट के अंदर 2 या 3 एक्सेलरेशंस आने चाहिए टू शो दैट बेबी इज परफेक्टली फाइन। अगर हार्ट बीट 110 के नीचे जाती है तो तब हम उनको बोलते हैं कि हाँ बेबी को डिस्ट्रेस हो रहा है। हार्ट बीट 110 के नीचे बहुत सिचुएशंस में जा सकती है, एक तो तब जाती है जब बेबी बिल्कुल डिलीवर होने वाला होता है, उस समय हेड कॉम्प्रेशन की वजह से जाती है। पर अगर आपकी लेबर अभी शुरू ही हुई है और आपका सर्विक्स जो है वो अभी डायलेट नहीं हुआ है और हार्ट बीट नीचे जाने लगी है, देन इट इज नॉट अ गुड साइन।
So fetal heart rate is something between 110 to 160. 160 से ज्यादा भी ठीक नहीं है और 110 से नीचे भी ठीक नहीं है। इसका मतलब है बच्चे को कहीं डिस्ट्रेस हो रहा है, तो अगर डिलीवरी होने का टाइम नजदीक नहीं आ रहा है तो देन गायनेकोलॉजिस्ट शुड इंटरवीन एंड डिलीवर, नहीं तो बेबी की ब्रेन डैमेज होने का खतरा है। कमिंग टू स्टेजेस ऑफ लेबर, जो पूरी लेबर है उसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। सो फर्स्ट स्टेज क्या होती है? फर्स्ट स्टेज होती है जब सर्वाइकल डायलेटेशन शुरू होने से फुल डायलेटेशन। सेकेंड स्टेज होती है फुल डायलेटेशन से डिलीवरी तक। थर्ड स्टेज होती है प्लेसेंटा की डिलीवरी एंड फोर्थ होती है हाफ एन आवर आफ्टर दैट। जब लेबर शुरू होती है, नाउ दिस इज द यूट्रस और ये सर्विक्स है जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ। जो यूट्रस है, आप इमेजिन करो यूट्रस इज लाइक अ बैग, एक बैग जिसके अंदर बेबी है, उसके अराउंड वाटर है और उसका मुंह बंद है, टाइट बंद है कि भाई टाइम के पहले उसे खुलना नहीं चाहिए। अब जब लेबर पेन शुरू होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शंस के साथ साथ ये यूट्रस का माउथ जो है ये भी खुलना शुरू होता है। जब ये खुलना शुरू होता है, कैन यू सी द कर्सर? एक बार चेक करना उसमें कि कर्सर, मेरा कर्सर दिखता है कि नहीं। सो यूट्रस का जो माउथ है ये बिल्कुल बंद होता है, ये अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर होता है। जब लेबर पेन शुरू होते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी ग्रेविडा, मतलब जिनकी फर्स्ट टाइम लेबर हो रही है, उसका पहले ये सर्वाइकल लेंथ जो है ये कम होनी शुरू होती है। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन? दिस इज द कंप्लीट इफेसमेंट। जब ये सर्वाइकल लेंथ ये कम हो जाती है तो उसके बाद ये खुलना शुरू होता है, विच इज नाउ नोन एज डायलेटेशन। क्लियर है? तो प्रेग्नेंट जब आप लेबर पे होते हो तो हम दो चीजें देखते हैं, हम एक देखते हैं सर्वाइकल लेंथ, दूसरा हम देखते हैं कि सर्वाइकल माउथ जो है वो ओपन हुआ कि नहीं। सो दैट इज इफेसमेंट एंड डायलेटेशन। सो अगर आप इसको देखें, यूट्रस का माउथ सर्विक्स बंद है। जब हम अपना इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं, हम बेसिकली ये दो चीजें असेस कर रहे होते हैं। एक तो कि जो बेबी का हेड है वो कितना ऊपर है बर्थ पैसेज में, एंड सेकेंडली कि जो सर्विक्स है वो इफेस्ड हुआ कि नहीं और डायलेट हुआ कि नहीं। नाउ दिस इज 1 सेंटीमीटर डायलेटेशन, दिस इज अराउंड 3 सेंटीमीटर एंड इफ यू कैन सी दिस इज द 10 सेंटीमीटर। जो बेबी का हेड का डायमीटर है दैट इज 9 by parietal diameter जिसको बोलते हैं 9.5 सेंटीमीटर। सो बेबी को स्लाइड आउट करने के लिए ये जो एरिया है, जो सर्विक्स है, इट हैज टू ओपन अराउंड 10 सेंटीमीटर। तो जब 10 सेंटीमीटर खुल जाता है उसको हम फुल डायलेटेशन बोलते हैं। नाउ इन प्राइमीज जिनकी पहली बार डिलीवरी हो रही है 1 सेंटीमीटर पर आवर डायलेटेशन होता है। सो अगर सपोज 3 घंटे की लेबर के, अच्छी लेबर के बाद भी आपका डायलेटेशन 1 सेंटीमीटर पर आवर पे नहीं हो रहा तो फिर हम अलर्ट हो जाते हैं, उसका मतलब है देयर इज सम प्रॉब्लम। सो जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग लेबर, अगर 24 घंटे निकल गए हैं और डिलीवरी नहीं हो रही है तो देन इट इज नोन एज प्रोलॉन्ग लेबर। जब भी कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो बच्चे को ब्लड सप्लाई उतनी देर के लिए कम हो जाती है, पर देन बच्चे में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 10 से 12 घंटे की लेबर आराम से टॉलरेट कर लेता है। पर देयर आर फ्यू कंडीशन जहां पर ये ऑप्टिमली ओपन नहीं हो रहा, इसको हम बोलते हैं नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर। मतलब कि अगर आप एक बार लेबर में चले जाते हो, आपके यूट्रस का माउथ 3 सेंटीमीटर खुल जाता है, उसके बाद आपकी एक्टिव लेबर शुरू हो जाती है, then the dilatation with contraction should be 1 centimeter per hour. अगर वो 1 centimeter per hour नहीं हो रही, then we know that we are going towards a prolonged labor. And अगर 4 घंटे मैक्सिमम वेट करने के बाद भी डायलेटेशन बढ़ती नहीं है और कॉन्ट्रैक्शंस आई जा रही है, that means it's a time to injury. क्योंकि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस आई जा रहे हैं, यूट्रस का माउथ नहीं खुला तो क्या होगा? बच्चेदानी रप्चर हो जाएगी या बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। So this I have already told you. Now this is the cervix closed, this is the cervix opening, head is coming down, and this is the full dilatation. Formation of 4 water, कई बार हम बोलते हैं बैग ऑफ वाटर। सो बैग ऑफ वाटर क्या होता है? ये बेबी का हेड है, ये आसपास पानी है, तो ये बेबी का हेड अपने और सर्विक्स के बीच में पानी को थोड़ा सा इकट्ठा कर लेता है, तो ये वाला पानी एस्केप नहीं कर पाता और इसको हम 4 वाटर बोलते हैं। जब हम बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स रप्चर करते हैं तो हम इन्हीं को इस 4 बैग को तोड़ते हैं। इससे हमें 2-3 चीजें पता चल जाती हैं। एक तो कि बच्चे ने अंदर पू तो नहीं की है,
सेकेंडली कि अगर बेबी ने अंदर पू किए तो ये पानी का कलर चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम ग्रीन इन कलर। आंखें को बंद कर दो और इट विल बिकम ग्रीन इन कलर। एंड सेकेंडली क्या होगा कि अगर ये हम वाटर बैग जब रप्चर करते हैं उससे लेबर भी प्रोग्रेस हुई प्रॉपरली शुरू हो जाती है। So this is about the physiology of rupture of membranes. तो कुछ लोगों में तो ये अपने आप ही रप्चर हो जाता है जिसमें कपड़े गीले हो जाते हैं, कुछ में हम 4 to 5 सेंटीमीटर पे जाके आर्टिफिशियली रप्चर कर देते हैं जिससे कि लेबर प्रॉपरली प्रोग्रेस हो और अगर बेबी को डिस्ट्रेस हो तो हमें पता चल जाए। नेक्स्ट व्हेन सर्विक्स इज फुली डायलेटेड, सर्विक्स पूरा डायलेट हो गया तो फिर हाफ एन आवर में बेबी एक्सपेंड हो जाता है। दिस इज टाइम व्हेन यू फील दैट bearing down earth and the baby comes out. So this is the second stage of labor. The third stage is कि जब हमने बेबी को आपसे डिटैच कर दिया तो एक ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा इज अ केक लाइक स्ट्रक्चर जो बेबी को ब्लड सप्लाई देता है थ्रू दिस अम्बिलिकल कॉर्ड। सो दिस आल्सो हैज टू कम आउट। तो फिर ये आधे घंटे के अंदर ये एक्सपेल हो जाता है। सो दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। जो हम स्टेम सेल कलेक्शन होता है वो इस स्टेज पर किया जाता है फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड। डॉक्टर ईशा आपको इसके बारे में बताएंगे। Next is a very important step, that is the fourth stage, and this is the fourth stage is the first 4 hours postpartum, जिसमें basically mother और baby की rooming in होती है। You look after your baby, you see your baby, you start breastfeeding, and it's a perfect time to bond to your baby. Now, पेरेंट क्राफ्ट क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड ये वेबिनार हमें इसलिए करना पड़ा है क्योंकि कोविड की वजह से हम आप लोग की पेरेंट क्राफ्ट क्लासेस लॉन्च नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। सो मंथली पेरेंट क्राफ्ट क्लासेस को अटेंड करना बहुत जरूरी होता है। इससे हम आपको यही सारी चीजें समझाते हैं। दूसरा, देयर इज अ क्लास ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ बेबी। मेरा नेक्स्ट वेबिनार इसी पर होगा कि हाउ टू टेक केयर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। सो इसमें हम आपको एक्सरसाइजेस भी सिखाते हैं और ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करती हैं फॉर अ इजी डिलीवरी एंड कम बैक टू अ नॉर्मल हेल्दी मॉम आफ्टर योर डिलीवरी। सो केयर ड्यूरिंग लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपकी एक्सरसाइजेस टाइम पर होना बहुत जरूरी है। पूरे 9 मंथ्स आपको एक्सरसाइजेस करनी है और हर ट्राइमेस्टर की एक्सरसाइजेस अलग है। हमने लास्ट अपने वेबिनार में पूरा एंटीनेटल पे एक्सप्लेन किया था। Second, it is very important कि डिलीवरी जहां भी हो रही है your obstetrician should be good and there should be good healthcare facilities because at the end of the day it is a matter of 2 lives. अब वाला टाइम नहीं है कि घर में डिलीवरी कराओ, नहीं। हम 1 या 2 बेबीज करते हैं और things can go wrong at any time. हर बेबी प्रेशियस है। आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में आपके जो दादा नानी दादी इन सबके बहुत सारे बच्चे हुए और वो बोलते हैं कि हाँ 10 बच्चे हुए थे, 5 बच गए, 6 नहीं बचे या 6 बच गए, व्हाटसोएवर। बट नो, दिस इज नॉट राइट नाउ, दिस डज नॉट होल्ड ट्रू नाउ। एवरी बेबी एंड एवरी मदर इज प्रेशियस। सो आपने अपने डॉक्टर से क्या पूछना है? आपने सबसे पहले तो अपने डॉक्टर की डिग्रीज देखनी है कि वो एक ऑब्स्टेट्रिशियन है भी कि नहीं है। She should be an MD obstetrician or DGO or qualified enough to do a delivery. Secondly, जहां डिलीवरी हो रही है वहां पर प्रॉपर लेबर फैसिलिटीज हैं, वहां ब्लड आने का इंतजाम की फैसिलिटीज हैं। सेकेंडली, वहां पे बेबी की केयर के लिए पीडियाट्रिशियन है और बेबी का आईसीयू है। और मदर को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो मदर के लिए ब्लड बैंक है, आईसीयू है कि नहीं है। और आजकल के जमाने में सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो हॉस्पिटल कोविड प्रिकॉशंस ले रहा है कि नहीं। अगर कोई हॉस्पिटल बोलता है कि नहीं जी हमारे यहाँ कोविड के पेशेंट्स है ही नहीं, तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट फुलिश स्टेटमेंट इन टुडेज टाइम। हमें किसी को नहीं पता कि किसको कोविड है। देयर आर सो मेनी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। सो डिलीवरी वहां पे कराओ जहाँ पे हॉस्पिटल बोले कि भाई हम हर मरीज को ही कोविड पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, हमारे डॉक्टर भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं और हमारे पास सारी प्रिकॉशंस हैं। तो वहां पर आपको ये पता होगा कि आप सेफ हो। जैसे हम अपने हर पेशेंट की लेबर के पहले कोविड टेस्टिंग कर रहे हैं। जब पेशेंट जाता है उनका रूम पूरा सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लीन होता है। जो केयरिंग स्टाफ है, जो टच क्लिनिक का तो एक स्टाफ भी जाता है और हमारा कंसल्टेंट भी जाता है, तो वो प्रॉपर हेडगियर पहनते हैं, मास्क पहनते हैं। We are sanitizing that area every 1 hour. वहां पर जो नॉर्मल डायग्नोस्ड कोविड पेशेंट्स हैं उनको उस रूम में नहीं लिया जाता है
और जो लेबरिंग पेशेंट्स हैं उनके रूम्स पे सेपरेट होते हैं और वहाँ की जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी सारी केयर लेती है। दूसरा, जब अगर वेजाइनल डिलीवरी हो रही है तो आपके ऑब्स्टेट्रिशियन के ऊपर आपको गुड फेथ होना चाहिए। आप चूज अच्छा ऑब्स्टेट्रिशियन करो, और जब एक बार आपने ऑब्स्टेट्रिशियन अच्छा चूज कर लिया, ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब जो आपकी डिलीवरी करेगा वो डॉक्टर, तो आपको जो वो कह रहा है उस पर पूरा फेथ होना चाहिए। यू शुड अवॉइड बैड इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, जैसे फॉरसेप्स है, वेंट्यूस वैक्यूम डिलीवरीज हैं, ये जो डिफिकल्ट डिलीवरीज है ये अवॉइड करनी चाहिए। जो आपकी एपिजियोटमी दे रहा है उसको स्टिच करना आना चाहिए। सिजेरियन, दिस इज अ बैड स्कार, दिस इज अ गुड स्कार, ये बिकनी लाइन में होना चाहिए। उसमें आजकल तो हम लोग सब बहुत टाइम से स्टिचेस यूज कर रहे हैं, दे आर इनविजिबल स्टिचेस, इनको निकालने भी नहीं पड़ते हैं और इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। दूसरा, स्किन के नीचे एक मसल लेयर होती है जिसको अच्छे से अप्रोक्सीमेट करना चाहिए, जिससे कि बाद में पेट लटक ना जाए एंड डायवेरिफिकेशन ऑफ रेक्टस मसल ना हो। So why proper labor care is important? It is a very special but tough time for mom. Things can go wrong at any step. So आपका जो डॉक्टर है वो एक ऐसा कंसल्टेंट होना चाहिए जिसको अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो वो खुद ना घबरा जाए, उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। अब जैसे टच क्लिनिक में आप हमारे हर लेबरिंग पेशेंट के साथ हमारी टच क्लिनिक की एक नर्स बैठती है प्लस एक कंसल्टेंट साथ में बैठता है पूरे 12 घंटे। एंड आई ऑल्सो कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग, और डिलीवरी के टाइम पे मैं, मेरे जूनियर कंसल्टेंट और नर्स सब होते हैं। सो प्रॉपर प्लेस ऑफ डिलीवरी मैंने आपको पहले ही बता दिया। नाउ द सेफ्टी प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप कुछ भी करो बट द मैजिक लाइज इन द मैजिशियन। कुछ लोग का मैजिक बहुत अच्छा लगता है, कुछ का नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वी नीड अ वेल ट्रेन्ड वेल एजुकेटेड स्टाफ टू लुक आउट। डिलीवरीज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, और ये नहीं, और ये हमने नहीं सोचना चाहिए कि मेरे फ्रेंड की डिलीवरी होगी, उसकी होगी, मेरी मदर की भी तो हुई थी, मेरी मदर इन लॉ की भी हुई थी। नो, एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट। एंड मुझे लगता है कि आज की डेट में हर वुमेन को ये इतना हक जरूर मिलना चाहिए कि उसके चाइल्ड बर्थ में डेथ ना हो, उसका बेबी सेफ रहे और वो सेफ रहे, और एक सेफ जगह पे उसकी डिलीवरी हो जहां पर सारी फैसिलिटीज हो उसकी केयर के लिए और बेबी की केयर के लिए। नाउ, लेबर में हमें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? हमें डर लगता है पेन से। Now this pain can be very well taken care of by adopting different positions. Secondly, partner support is very important. हम अपने सब पेशेंट्स के साथ उनके हस्बैंड को या एक शेपरॉन को जरूर अलाउ करते हैं, और वो उनका वहां रहने से आपको एक मेंटल सपोर्ट मिलता है। यस, हम सब तो हैं, पर अगर हस्बैंड इज ऑल्सो देयर या वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड और योर मदर और मदर इन लॉ और योर सिस्टर इज विद यू, आपको एक हौसला रहता है कि हाँ मैं ये कर पाऊंगी। Deep breathing exercises help. Relaxation techniques they help. We tell our mothers to take the music we allow. जो भी म्यूजिक वो सुनना चाहते हैं कमरे में, अगर वो पर्टिकुलर कोई कलर की लाइट चाहते हैं तो we allow them to take their own lamps. Then we ask them to take their own comforting pillows if they want, अगर किसी का मन है। दूसरा, चलना फिरना, लेबर में चलते फिरते रहने से बहुत फर्क पड़ता है। मसाजेस हेल्प करती है, हमारे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट है जिनको उनकी सर्विसेज चाहिए होगी, वो जाके लेबर में मसाज भी देते हैं पेशेंट्स को। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द एपिड्यूरल। एपिड्यूरल से पहले एक और चीज होती है टेंस। टेंस, इट इज द स्टिमुलेशन ऑफ योर पेन साइड ऑफ योर बैक मसल्स एंड नर्व्स इन अ वे कि आपको पेन नहीं फील होता। तो द फिजियोथेरेपिस्ट एट टच क्लिनिक इज क्वालिफाइड टू गिव टेंस थेरेपी। तो उसमें कोई इट्स अ नॉन इन्वेजिव थेरेपी टू रिलीव द पेन। पर अगर इनसे किसी से भी आराम नहीं मिल रहा तो ऑलवेज देयर शुड बी अ फैसिलिटी फॉर द पेनलेस डिलीवरी। नाउ व्हाट इज पेनलेस डिलीवरी? आप लोग देखते हो कि सर्जरीज होती है तो जैसे अपेंडिक्स निकलता है तो पेन तो नहीं होगा क्योंकि एनेस्थीसिया दिया जाता है। सेम वे लेबर में हम लोग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं, बीच में पतली सी सुई से एक कैथेटर डाल दिया जाता है और उसी से दवाई देते रहते हैं, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शंस तो होते हैं पर आपको पेन फील नहीं होता है। तो ये जो नर्व फाइबर्स है उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, पेन नर्व फाइबर्स को। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि एपिड्यूरल देने से कहीं ऐसा तो नहीं कि पेन हो, लेबर पेन होगा नहीं और सिजेरियन करना पड़ेगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। एपिड्यूरल
जो मेरे पेशेंट्स हैं उनको तो सीनियर एनेस्थेटिस्ट ही एपिड्यूरल देते हैं और उससे कोई परसिस्टेंट बैकएक नहीं होता है। दूसरा, जब आप रिलैक्स हो, आपको पेन नहीं हो रहा है, तो सर्विक्स भी जल्दी डायलेट होता है, वजाइनल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो वॉकिंग एंड सिटिंग, जैसे मैंने कहा, इट स्पीड्स अप द लेबर। एपिड्यूरल होने से सिजेरियन के चांसेस नहीं बढ़ते। एपिड्यूरल होने से ब्रेस्ट फीडिंग में कोई इफेक्ट नहीं होता और एपिड्यूरल बैक पेन नहीं कॉज करता है। अब हम आते हैं कि अगर वेजाइनल डिलीवरी हो रही होती तो एक चीज होती है एपिजियोटमी। इट इज अ स्मॉल कट जो हम आपकी वेजाइना में देते हैं लैटरली, अ वेरी स्मॉल कट। ये सुन करके दिया जाता है कि क्यों दिया जाता है, क्योंकि वेजाइना के बिल्कुल नीचे एनस होता है, लैट्रिन का रास्ता। अगर ये कट नहीं दिया तो जब बेबी का हेड निकलता तो कई बार एनएस को ट्रॉमा हो जाता है। सो वी वांट टू अवॉइड दैट, तो हम इसको छोटा सा स्लिप दे देते हैं, जिससे कि जब वो बेबी निकलता है तो वो जो सेल्स है वो अपने आप सेपरेट हो जाते हैं और आपका ज्यादा डैमेज नीचे नहीं होता है। तो दिस इज अ कंट्रोल्ड एपिजियोटमी। सिजेरियन सेक्शन में कट टमी पे बिकनी लाइन के ऊपर दिया जाता है और इसमें कोई पेन नहीं होता, इट इज टोटली पेनलेस। एंड ये तब किया जाता है व्हेन वेजाइनल डिलीवरी इज हार्मफुल फॉर मदर और बेबी। इट इज पेनलेस। आप 6 से 8 घंटे में उठ के चलते फिरते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कोई स्टिच नहीं आती। जो स्टिच आता है उनको बाद में निकालने नहीं पड़ते हैं। सो डोंट बी स्कैर्ड। सी, यू कैन नॉट इवन सी द सिजेरियन स्कार हियर। नाउ वी ऑलवेज प्रेफर अ रोलिंग इन, जैसे फर्स्ट कॉन्टैक्ट। You see, this is the pictures of the mothers and babies in the delivery room. जैसे baby born होता है, we try कि हम baby को उनको दें। फिर जब we always try to make this occasion very very special for you. So when you visit us, we would like कि हम आपको किसी तरीके से special feel कराएं and we look after you. Now coming to the baby mask. We give all our patients baby mask, and it is the time, आप सबको पता है, COVID is there to stay, and it is believed that for another 2 years COVID will be there. So small baby mask is a very good thing and very handy thing. और बच्चों को अगर आप शुरू से आदत डालोगे तो उनको पहनने की आदत पड़ जाएगी. We also believe in making the Diva Mom. So ours is one of the most advanced center for non-invasive mommy makeover. But the best thing is that post-delivery, you should know, is the best time to come back to shape. You should avoid just lying down and eating. You should move to the healthy diet, start exercising. Pelvic toning, Emsella is a very advanced technique. जैसे एक चेयर होती है जिसपे आप बैठते हो, वो आपकी pelvic muscles को टोन करता है. Stretch mark treatment should start as early as possible. Then you should have a diet consultation, and आपके जो मेलेस्मा वगैरह है उसकी केयर आप अगर प्रेगनेंसी शुरू होने के टाइम पर ही शुरू कर दोगे तो आपके चेहरा इतना खराब नहीं होगा. प्रेगनेंसी में जिंक बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना चाहिए बिकॉज इट इज सेफ फॉर द मदर एंड बेबी. यू शुड यूज अ गुड मॉइस्चराइजर. स्ट्रेच मार्क क्रीम 12 हफ्ते से ही शुरू कर देना चाहिए. Ideal weight gain is 10 to 15 kgs and good exercise advices should be taken and followed. DVT स्टॉकिंग एक बहुत अच्छी चीज है जो आप लोगों ने पहननी चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी में वेरिकोस वेन्स हो जाती हैं और ये the blood can get clotted and can migrate to your brain and affect you. So उसको अवॉइड करने के लिए all our pregnant women right from first trimester they wear DVT stocking. Breast sagging को prevent करने के लिए टाइट फिटिंग ब्रा पहननी चाहिए and personal hygiene is very important. Stretch marks क्यों होते हैं? Because of breakage of elastin and collagen. So इसकी सिटिंग्स हम लोग देते हैं 4 to 6 सिटिंग्स and carboxy therapy, laser, PRP, vitamin supplements, everything is done and that helps in taking care of the stretch marks. So if you can see here, this video is not playing, but then it's okay. We can move to the next thing. But this is the Emsella. Emsella is a chair जिसपे आप बैठते हो और ये आपके pelvic floor को टाइटन करता है जिससे कि बाद में आपको sexual relations resume करने में और urinary leakage की ये सब problems नहीं होती हैं. We move to the next. Vaginal rejuvenation is a very good thing. Laser ये सब हमने last अपने उसमें cover किया है तो अगर किसी को इसका recorded वो चाहिए होगा तो we can send it. आप हमें contact कर सकते हो. Then we do HIFU treatment जो double chin हो जाती है उसके लिए highly focused ultrasound treatment देते हैं जिससे कि chin
ठीक हो जाए. So every mom deserves to be a Viva mom, and it is very important that all managers should work towards it. So we all take lots of precautions at the Touch Clinic, like the consultations are done only with the prior appointment. COVID testing is done prior to your delivery. This is me doing a cesarean, so you can see we are looking like astronauts. But this is very important. This is very important because we would like you to be safe, and we would like the rest of the staff also to be safe. So it is better to realize that COVID is a big problem and we need to take precautions for it. We should not be scared of it, but we should take proper precautions against it. There are many good things which are available in a book which I have written, My Little Pregnancy Companion. You can get it from the Touch Clinic or from the Amazon. और इसमें बेबी केयर की भी बहुत सारी चीजें इसमें हैं. So at Touch Clinic, we design Viva Moms. We try to make this experience very good for you. And wherever you deliver, I wish you all the best and hope that you must have enjoyed this. Now I invite Dr. Isha. You all can have sips of water. And then I'm inviting Dr. Isha, who will tell you something about the stem cell as well as about how to boost up your immunity. Thank you so much. Hello everyone. I'm Dr. Isha. So I am a consultant in Touch Clinic Mohali, और आज का टॉपिक मेरा है इम्यूनिटी डाइट. सो व्हाट बिल्ड्स योर इम्यूनिटी? एज यू नो कि आजकल कोविड पेंडेमिक चल रहा है, तो हमारा मेन कंसर्न होता है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे. बेसिक प्रिकॉशंस तो आप ले रहे हो कि आपको हैंड वॉश करना है एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड, मास्क डालना है, अब जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग एटलीस्ट 6 फीट अपना दूर रखना है किसी के भी साथ. सो जो लास्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डाइट. डाइट आपको कैसे रखनी है और जो आपको प्रिवेंट करेगी कोविड से और अदर वायरल इन्फेक्शन से. सो हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी? बहुत बार होता है कि हमारी इम्यूनिटी कम होती है. वो किस कंडीशंस में हो सकती है? अगर तो आप प्रेग्नेंट है, अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, शुगर है, बीपी ज्यादा बढ़ता है, या आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, या आपको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, इन सब कंडीशन में आपकी इम्यूनिटी कम होगी. और इम्यूनिटी होता क्या है? आपकी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो आप वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ता है. सो फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्लीप पैटर्न जो है वो कांस्टेंट रखें. 7 to 8 आवर्स स्लीप वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना. 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर. एक्सरसाइज करें, चाहे आप 10 मिनट 15 मिनट एक्सरसाइज करें, तो एक्सरसाइज रेगुलरली करें, क्योंकि वो आपकी बॉडी की जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव करता है. स्टिमुलेशन आपके जो नेजल पैसेज है उसको क्लियर करता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाता है. de-stress yourself. आजकल जिम वगैरह से ज्यादा योगा पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वो आपकी जो एक तो आपके माइंड को तो स्ट्रेस फ्री रखेगा ही, साथ में आपकी बॉडी की टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, आपको इनर पीस मिलेगा. और ट्राई टू अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, एडिटिव सब्सटेंस, क्योंकि ये आपकी सारी इम्यूनिटी को कम करता है. आजकल पेंडेमिक की वजह से वैसे भी ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही है, पर आप ट्राई करें जितना हो सके अपनी ट्रैवलिंग को कम करें, especially if you are prone to infection. Then the most important factor is diet. Try to take supplements which are rich in omega-3 and 6 fatty acid. आर्टिफिशियल सप्लीमेंट से ज्यादा नेचुरल सप्लीमेंट पे ध्यान दें, जैसे कि जिंजर हो गया, आंवला हो गया, टर्मरिक हो गया. एंटीवायरल हर्ब्स ले, कुकिंग में अपने हर्ब्स ऐड करें, गार्लिक, बेसल लीफ, ब्लैक क्यूमिन. सीड्स एंड नट, दे आर पोटेंट सोर्सेस ऑफ विटामिन, उनको आप डेली बेसिस पे ले सकते हो. Then coming to vitamins, vitamin C is very important source and it is a potent antioxidant. तो ये आपकी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को एनहांस करता है और आपको लड़ने के लिए, आपकी बॉडी को लड़ने के लिए देता है. These are the sources. These are the artificial supplement. अगर आप नेचुरली ले रहे हो तो अच्छा है, अगर आप आर्टिफिशियल ले रहे हो तो you can take in form of powder or in form of tablets. Then vitamin D sources. मेजर जो आपको सोर्स मिलता है वो सनलाइट से मिलता है, बाकी these are the vegetarian, non-vegetarian sources. Then this is the average vitamin D dose which you have to take per day. Then vitamin E sources, these are the vitamin E sources. Then zinc. Zinc आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाता है, साथ में आपकी स्किन ब्यूटी पे भी ऐड करता है. So zinc is very important. जैसे मैम ने बताया कि जिंक बेस्ड सनस्क्रीन आप
उस फॉर्म में भी ले सकते हो और आप इन फॉर्म ऑफ डाइट भी ले सकते हो. देन सिनेमन, दालचीनी, इट कंटेन्स पॉलीफिनोल विच इज एन एंटीऑक्सीडेंट और वो आपकी जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. देन टर्मरिक एंड गार्लिक, हम आजकल सारे ये स्पाइसेस तो यूज करते हैं, इंडियन स्पाइसेस, these are very common, so this will boost your immune function and these all are safe in pregnancy also, you can take it. Then coming to ginger, you can just have in plain water और अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हो. देन हनी, आप आजकल डाइट की वजह से आप ले ही रहे हो, एम्प्टी स्टमक लेते हो हनी प्लेन वाटर, तो वो इम्यूनिटी आपका बढ़ाता है, साथ में गट इम्यूनिटी भी बढ़ाता है. Then ajwain, it is highly rich in antioxidant. It provides relief from congestion and cold, and it also had antibacterial properties. अश्वगंधा, ये बहुत सारे टी मसाला में होता है, so it is a potent antioxidant और आपकी जो बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं ये रिमूव करता है. देन बारंगी, इट इज एक्सीलेंट ड्राई कफ रेमेडी और ये एंटीबायोटिक भी होता है, फीवर होने से बचाता है. इट इज आयुर्वेदिक, इट इज कंप्लीटली सेफ, नो साइड इफेक्ट्स. Then lemongrass, instead of taking green tea, artificial green tea, take lemongrass in plain water and it has antibacterial, antifungal properties. It also boosts your immunity. Then clove, it has an antioxidant and it fights off your free radicals. Then yogurt, it is packed with vitamins and proteins and it contains a lactobacillus, which is a probiotic, which helps in fighting the viruses and bacterial infection. Then egg, जो भी सब egg ले सकते हैं वो egg ले, because it contains amino acid and antioxidant, which helps you in building your immunity. And try to take 2 eggs a day. Then essential micronutrients, it contains mineral and vitamins. So आप normally plain water भी ले, उसमें भी बहुत सारे minerals होते हैं और आप अपनी डाइट बैलेंस डाइट लिए, उसमें इट इंक्लूड्स ऑल द मिनरल्स एंड विटामिन्स. देन व्हाट इज द टेक अवे मैसेज? ट्राई टू टेक, आजकल के सीजन में आप वार्म वाटर ले इन स्पाइट ऑफ टेकिंग आइस कोल्ड वाटर. प्रैक्टिस मेडिटेशन, इंक्रीज द इंटेक ऑफ हर्बल, ड्रिंक हर्बल टी, अवॉइड शुगर एंड ट्राई टू रिप्लेस इट विद जैगरी गुड़. और अपने नेजल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ट्राई टू add a warm coconut oil in your nostrils. Inhale steam with mint leaves. Then coming to stem cell banking. So what is umbilical cord? So the part of placenta, which is a disc-shaped sponge-like structure, it is connected to fetus by a tube. It is called umbilical cord. ये आपको दिख रहा होगा. This is a umbilical cord. This is the placenta. इसका काम होता है कि न्यूट्रिशन पहुंचाना बेबी को, और ये थ्रू आउट द 9 मंथ न्यूट्रिशन देता रहता है, बेबी आपका ग्रो करता है. सो व्हाट आर स्टेम सेल्स? दीस आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड दे हैव अ पावर टू कन्वर्ट इनटू एनी सेल ऑफ योर बॉडी. तो वो कोई भी रेड सेल, नर्व सेल या आपका लीवर या हार्ट टिश्यू में कन्वर्ट हो सकता है. सो स्टेम सेल बैंकिंग आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है. और क्यों? क्योंकि ये ट्रीट करता है ओवर 80 लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज. पहले ये इनक्योरेबल डिसीजेस थी, बट ड्यू टू स्टेम सेल बैंकिंग ये सब जो है क्यूरेबल डिसीजेस हो सकते हैं. तो व्हाट आर द स्टेम सेल सोर्सेज इन आवर बॉडी? फर्स्ट इज द अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड. जब बेबी बोर्न होता है तो विद इन 10 मिनट्स जो अम्बिलिकस में ब्लड होता है वो कलेक्ट किया जाता है. सेकेंड थिंग इज बोन मैरो और डेंटल पल्प, वो अडल्ट में कलेक्ट करते हैं स्टेम सेल्स. These are the salient features of stem cells. They have an immense regenerative capacity, can be used to build up the tissue. They are responsible for the repair of your body and can be used for the long term. Then what is stem cell banking? It is basically the process. इसमें हम क्या करते हैं, जब stem cell कलेक्ट होता है, मतलब कि कॉर्ड कलेक्ट होता है, तो वो स्पेशल टेक्निक से कलेक्ट होकर फिर वो उस साइड पे जाता है जहाँ पे फ्रीजिंग होती है. और फ्रीजिंग जो होती है वो -196 डिग्री सेल्सियस पे होती है. इट कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स. सो जब भी कभी लॉन्ग टर्म में आपको यूज करना हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम, इंजरी होती है बेबी को, इट कैन बी यूज फॉर यू, योर बेबी एंड अदर फैमिली मेंबर्स. So what are the advantages? Basically it used for the several life-threatening diseases, blood, immune-related diseases, genetic diseases, cancer and blood disorder. And it can also be used for the siblings. आपके अकेले बेबी के लिए नहीं यूज होगा, उनके ब्रदर सिस्टर के लिए भी यूज होगा, और एनी फैमिली मेंबर जिन टिश्यू मैचिंग हो जाती है. So these are the benefits of cord blood banking. They
दे प्रोवाइड नो हार्म टू द न्यूबॉर्न और द मदर, क्योंकि वो बिल्कुल सेफ होता है जिस टाइम बॉर्न हुआ, क्योंकि बेबी आपका ऑलरेडी डिलीवर हो गया होगा, और जो कॉर्ड ब्लेड होता है वो विद हम 2 या 3 मिनट्स रखते हैं, वो कलेक्ट हो जाता है. Second thing is it treat 80 untreatable diseases. Third, it doesn't require exact matching like bone marrow. Fourth, it is easily available. You don't have to take much time. Can be used for the baby and the family member. It has a high rate of engraftment over the bone marrow cells, and it treats diseases like autism and cerebral palsy. Thank you very much. If you have any question, you can just put over there. Thank you, Dr. Isha. It was a very nice presentation. Acha, we have some time, so we can go. If you have any questions, you can ask me. Yeah, now I can see myself. Right. So I hope आपको लेबर के बारे में पता चला होगा. कुछ मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ कि लेबर पेन्स जो होते हैं, लोग सोचते हैं अरे 10 से 12 घंटे लेबर पेन्स होंगे. नहीं, जब आप एक्टिव लेबर में होते हैं तो लेबर पेन्स दे लास्ट फॉर 2 to 3 minutes and they come every 10 minutes. मतलब अब आप देखो 1 घंटे में कितने 10 मिनट्स है 6, और उसमें आपका लेबर पेन सिर्फ 2 से 3 मिनट लास्ट कर रहा है. सो एक्चुअली जो लेबर पेन जब एक्टिव फेज है, मतलब अराउंड 6 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, उसमें एक्चुअल जो पेन वाला टाइम है वो सिर्फ 15 से 20 मिनट होता है. सो इट इज नॉट अ वेरी टफ थिंग. और आजकल तो एपिड्यूरल की फैसिलिटीज हैं, टेंस की फैसिलिटीज हैं, और बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई है, तो लेबर हैज बिकम वेरी इजी. वन क्वेश्चन somebody was asking me was कि अगर पहली बार सिजेरियन हुआ है तो सेकंड टाइम भी सिजेरियन करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है. बट देन आई विल टेल यू व्हाट आई पर्सनली फील कि जब सिजेरियन होता है तो आजकल अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हो तो सिजेरियन जब हो रहा है तो उसका कोई वैलिड रीजन नहीं होता है, कोई ऐसी अपनी खुशी के लिए सिजेरियन नहीं कर देता है. तो अगर फर्स्ट टाइम पे कोई ऐसा रीजन है कि आपका जो पैसेज है वो छोटा है, या आपका बेबी है वो ब्रीच है या कुछ है, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट वाज द कॉज फॉर द फर्स्ट सिजेरियन, योर सेकंड मोड ऑफ डिलीवरी विल बी डिसाइडेड. सेकेंडली, जब जो स्कार होता है उसमें देयर इज अ वेरी माइन्यूट रिस्क ऑफ रप्चर ड्यूरिंग द लेबर इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी. तो अगर आप बिल्कुल शॉर्ट सेफ मेथड पे जाना चाहते हो, देन ऑफ कोर्स cesarean is the best way, but then it will be your choice whether you want to go for a vaginal delivery or cesarean delivery, and it will also depend what your gynecologist is comfortable with. Any other question anybody wants to know? एक और क्वेश्चन पॉपअप किया था कि अगर कुछ लोगों के यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम. जब भी प्रेगनेंसी होती है तो हमारे पेल्विक जो मसल्स हैं और जो वॉल्स हैं वो वीक हो जाती है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है. सो वहीं पे यूरिन का रास्ता है. तो विमेन में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, एंड इट हैज बीन सीन. हमने एक सर्वे किया है इंडिया का, जिसमें हमने 1000 औरतों का सर्वे किया, और उसमें हमें पता चला कि अराउंड 30% ऑफ वीमेन दे सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम कि वो खांसी करती है या हंसती है जोर से तो यूरिन लीक हो जाता है. तो उसके लिए आजकल नॉन इन्वेसिव मेथड्स आ गए. एमसेला चेयर, जिसकी मैंने आपसे भी बात की थी कि उस चेयर पे आपको सिर्फ 30 मिनट्स बैठना होता है और 6 सेशन लेने होते हैं, तो उससे ये स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस ठीक हो जाता है. देन देयर इज लेजर वेजाइनल रिजुविनेशन जो बहुत सेफ है, और उससे भी आपका यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस ठीक हो जाता है. ऑल दीस फैसिलिटीज आर अवेलेबल एट टच क्लिनिक. वी आर happy to announce that we are India's first non-invasive stress urinary incontinence treatment center. और कोई क्वेश्चन अगर आप चाहो तो आप पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो. यहाँ पे क्वेश्चंस हैं. लेट मी जस्ट सी इफ एनीबॉडी हैज आस्क्ड एनी क्वेश्चन. यू कैन सी वन क्वेश्चन. देखिए इसको पूरा. Are there any stem cell banks that you would recommend? No, I will not recommend any one particular bank. ये इस पे डिपेंड करता है. there are few banks which are available, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में हो. दूसरा, it will also depend on कि जो ग्राउंड फैसिलिटी है वो कौन से स्टेम सेल बैंक वाले अच्छे दे रहे हैं. चंडीगढ़ में there are many banks, Cod Life,
is a good bank. ये जो thanks to them they are just doing this webinar. But then there is also Lifecell. Then there are few other banks also available in Chandigarh. Delhi में कुछ और banks available होंगे. So it's always better to ask your gynecologist कि कौन से banks बैंक सारे अच्छे हैं. The thing is कि एक तो उनका ग्राउंड स्टाफ रात को 2 बजे डिलीवरी हो रही है तो दिल है ग्राउंड स्टाफ भी अवेलेबल टू कम एंड टेक योर सैंपल. सेकेंडली उनकी फैसिलिटीज कैसी हैं कि वो आपका जो स्टेम सेल उन्होंने कलेक्ट किया वो आप वो ठीक टाइम पे वो उसको भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं. कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका सैंपल वहीं पे रह जाए. सो your own doctor will be the best person to guide you कि कौन कौन से बैंक्स अवेलेबल हैं और किसको लेना चाहिए. Any other question? There कर एक और क्वेश्चन है किसी. DVT stockings minimum कितना टाइम वेयर करना होता है? Okay. Now DVT stocking is a very good thing and all pregnant women should wear them. ये जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी शुरू होती है आपने पहनना चाहिए. 2 से 3 घंटे रोज पहनना चाहिए और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसको पहन कर ही ट्रैवल करना चाहिए. दे आर वॉशेबल स्टॉकिंग्स और डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद तक इनको पहनना चाहिए. Let's see another question. Now I do feel baby movements but cannot feel the kicks. Let's see बेटा how to differentiate between the two. हमारे हिसाब से जो भी मूवमेंट आप फील कर रहे हो बेबी मूवमेंट है. अब उसको कुछ लोग किक बोलते हैं कुछ मूवमेंट बोलते हैं. दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डॉक्टर टू टेल कि कौन सा किक है और कौन सा मूवमेंट है. सो इट कुड बी अ रोलिंग मूवमेंट, इट कुड बी सडनली जोर से किक लगा और इट कुड बी हिकअप्स. So it's very difficult, it's very personalized. A mother only can tell कि उसका बेबी कैसे मूव कर रहा है. 28 weeks के बाद we always tell कि 3 movements मॉर्निंग में, 3 आफ्टरनून में और 3 नाइट में जरूर नोट करने चाहिए. पूरे दिन में 10 से 12 मूवमेंट्स होने चाहिए. क्योंकि अगर हम बीमार हैं तो हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं. वैसे ही बेबी है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले वो अपना मूवमेंट कम करेगा या बंद करेगा. जब बेबी मूवमेंट बंद करता है या कम करता है तो हमारे पास उसके बाद सिर्फ 5 से 6 घंटे ही होते हैं बेबी को बचाने के लिए. सो मूवमेंट काउंट रखना बहुत जरूरी है. Any other question? If anybody has any other question, they can just type it so that I can answer. So hope you all must have enjoyed. We are all, it's already going to be 6, so our time is getting over. और ये सारे recorded webinar आपको हमारी वेबसाइट पे मिल सकते हैं www.touchclinic.com. और आपको कोई भी queries हो, I'll be happy to answer. And also thanks to the Podlife for organizing this webinar. Thank you so much. Enjoy your pregnancy and have safe delivery. Bye bye.